हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल, ये वाला जो चैप्टर है इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर की तरह काफ़ी मतलब लेंदी है, काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो इसे अच्छे से ये समझ में आ जाए इसलिए हम लोग दो पोर्शन में पढ़ेंगे, ताकि जो है मतलब कि ये अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। इसमें देखिए, नवीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। नाइन्थ क्लास में हमने जो है आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। क्योंकि हम लोग ने मेटल और नॉन मेटल के बारे में जो नाइन्थ क्लास है उसमें भी हम लोग ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। उसके बाद आपके विचार में कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं। फिर देखना है कि किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है। तो हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार यहाँ पे अध्ययन से मतलब कि इसमें विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग इसके जो भौतिक गुण हैं धातु और अधातु के, ठीक है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से इसमें क्लियर करेंगे। तो आइए पहले हम भौतिक गुणधर्म जो हैं उन्हें देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम धातु के बारे में देखेंगे। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान होता है। कि अगर हम धातु के भौतिक गुण में अगर तुलना हमने कर ली तो हम इसे आसानी से समूहों में अलग कर सकते हैं। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं, जैसे कि ये जो अनुभाग 3.1 से लेकर के 3.6 तक के जितने भी क्रियाकलाप दिए गए हैं उनमें हम सभी जितने भी इनके जो भौतिक गुणधर्म हैं उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे विद क्रियाकलाप के साथ। ठीक है, अब जैसे हमें धातुएं कौन कौन सी चाहिए। धातुओं में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये सारी जो धातुएं हैं, ये आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य जो धातुएं हैं वो भी, इन सब के नमूने इकट्ठे कीजिए और फिर जो ये जो क्रियाकलाप दिए गए हैं 3.1 से 3.6 तक के, इन सब में जो जो बात कही गई है इन सभी जो धातुएं हैं उन पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले देखते हैं। फर्स्ट वाले क्रियाकलाप में क्या करना है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि जो ये हमने धातुओं के नमूने लिए हैं ये दिखते कैसे हैं। क्या इन सब में जो है अलग अलग जो है इनके फीचर्स अलग अलग हैं, दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं। तो उनके, अब जाहिर सी बात है जो है ऐसे ही देख रहे हैं तो हम उनके शेप देखेंगे, उनकी जो सॉफ्टनेस है उसे देखेंगे और कलर देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर रेगमाल से रगड़ करके प्रत्येक नमूने की जो सतह है, उसकी सरफेस है, उसको जो है उसके स्वरूप को फिर से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, रेगमाल से रगड़ करके पूरा साफ करके तो उसकी सतह को फिर से देखेंगे। तो इसमें देखिए जो सबसे पहला गुण हमें देखने को मिलेगा वो क्या, कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह जो होती है वो चमकदार होती है। पहली चीज़ तो यहाँ पे यही होगी कि जो धातु होती है उसमें चमक होती है। ठीक है, धातु के इस गुणधर्म को हम धात्विक चमक भी कहते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई धातु की, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि वो धातु है या अधातु है। ठीक है, दूसरी, अधातुएं जो होती हैं इनमें चमक नहीं होती हैं। फिर क्रियाकलाप 3.2 में देखिए, इसमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले जो चाकू हैं उनसे काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो गई कि जो यहाँ पे जो धातुएं दी गई हैं इन्हें हम चाकू से अगर हम काटें तो जो है वो उनमें कटने की भी जो है उनमें कट रही है कि नहीं कट रही है, ये सारी चीज़ें होंगी। और दूसरा, इसमें जो चादर बनने की जो प्रोसेस है वो भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सावधानी यहाँ पे ये, क्योंकि हम सोडियम धातु ले रहे हैं तो उसका उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए और फिल्टर पेपर के बीच दबा करके इसे रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जो है वाटर और एयर में जो है मतलब रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, फिर यहाँ पे है, वॉच ग्लास पर रख करके इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा, अब हमारे पास सोडियम भी है। अगर आपने जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है, और जो है केमिस्ट्री लैब में सोडियम का, तो आपने देखा होगा कि सोडियम धातु जो है, जो हमारी जो लैब में जो है टीचर्स वगैरह होते हैं वो जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को तो कट करके देते हैं। ठीक है, सोडियम धातु को छोटे छोटे टुकड़े खाली देते हैं क्योंकि इतना ही सफिशियंट होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो हमें ये बता रहा है, एक तो ये भी यहाँ पे कट करने वाली प्रोसेस, दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि आप ये देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। ठीक है, धातुओं के बारे में अगर देखा जाए तो सामान्यतः जब भी हम लोग देखेंगे तो हमें कठोर ही देखने को मिलती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग भी होती है। अब ये जो कठोरता यहाँ पे दी गई वो अलग अलग प्रकार की, अब सोडियम धातु है उसको जो है उसको अगर हम कट करेंगे तो ईजिली कट जाएगी। ठीक है, बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जो जिनको हम जो है मतलब तेज़ धार वाली छुरी जो होती है इससे हम, जैसे लोहा वगैरह है, ठीक है,
काफ़ी जो है इसमें परेशानी होती है। बहुत सी ऐसी हैं जो ईज़िली कट भी सकती, बहुत सी ऐसी हैं जो कटती नहीं हैं या उनमें तन्यता बहुत ज़्यादा होती है, तो जो है उनके मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो पतली और एकदम तार जैसी स्ट्रक्चर इसका बन जाता है, या फिर उसमें चादर बनने की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखी। तो यहाँ पे मेनली हमको यही देखने को मिला कि धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन उनकी कठोरता अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो धातुओं के बारे में उनकी कठोरता से रिलेटेड हमको ये चीज़ पता चल गई। ठीक है, तीसरे क्रियाकलाप में हमें देखेंगे कि आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए। इसमें किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक खंड, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग जहाँ पे सरिया वगैरह बनती हैं, ठीक है, या दरवाजे बनते हैं लोहे के, तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, वो सरिया हो या कोई भी जो है लोहे का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, तो एक बड़ा सा एक लोहे का जो है ब्लॉक जैसा रहता है, उसके ऊपर जो है सरिया या जो भी है उसको रख करके उस पर हथौड़ा मारा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे धातु जो है उसको लोहे के ब्लॉक पर रख करके 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए, तब आप क्या देखेंगे। तो और अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया की। यहाँ पे जितनी भी जो धातुएं दी गई, आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, तो इन सब के साथ एक एक बार करके देखिए। तो इन धातुओं के आकार में हुए जो परिवर्तन है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो धातुएं होती हैं उनमें आघात वर्धिता, यानी कि अगर उनको हम चोट मारें तो उनकी जो है शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो मतलब चूरा नहीं हो जाएंगे, बल्कि उनके शेप में परिवर्तन अगर हम ला सकते हैं चोट मार करके। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये आघात वर्धिता की होती है। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं उनको हम पीट करके पतली चादर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी गुणधर्म को हम आघात वर्धिता कहते हैं। तो 3 गुणधर्म यहाँ पे हो गए। तो क्या आप जानते हैं कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य जो है धातुएं हैं। आपने देखा होगा कि सोने की एक पतली, आपने देखा होगा कि लड़कियां नथ पहनती हैं, कील जो है पहनती हैं, तो बहुत पतली पतली चादरें इसकी बन सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप 3.4 में। देखिए इसमें है कि उन धातुओं की सूची बनाई है जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे वही है कि जो ये है ना कि आप जानते हैं कि सोना और जो चांदी है वो अधिक आघातवर्धे धातुएं हैं। तो ये कैसे हैं ये भी देखेंगे यहाँ पे, और जिसके तार जो है अपने अपने जीवन में देखे होंगे उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसको हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम तन्यता वाली जो है गुण जो है उसे देखेंगे। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, जो यहाँ पे बात कही गई थी वही है कि आघातवर्ध, अब जाहिर सी बात है उसको तन्य बनाने के लिए, एक तार का रूप देने के लिए उसको जो है चोट मार मार करके पतला कर करके ही तो ऐसा किया गया होगा। तो ये जो सोना जो होता है ये सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी एक नॉलेज हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए आघात वर्धिता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। तभी तो गोल्ड के जो शेप्स में जो है गहने वगैरह बनते हैं, अलग अलग शेप्स इसके कैसे बन जाते हैं, तो उसका यही यहाँ पे जो है जो ये बात कही गई है वो यहीं पे ही क्लियर होती है। ठीक है, क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है, या क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है। इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और जो है क्रियाकलाप हैं उन्हें देखें। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लीजिए और क्लैंप की मदद से, यहाँ पे ये क्या है, क्लैंप है। ठीक है, तो इसकी मदद से तार को स्टैंड से बांध दीजिए, यहाँ पे जैसे बांध दिया गया है। उसके बाद है कि तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। यहाँ पे मोम का उपयोग करके एक पिन को चिपका दिया गया है। ठीक है, उसके बाद स्पिरिट लैम्प, मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। तो यहाँ पे जो है बर्नर को रख दिया गया और इससे तार को गर्म किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षणों को लिखिए और क्या धातु का जो तार है वो द्रवित हो जाता है, क्या ये जो तार दिया गया है क्या ये भी जो है द्रव के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन बोली गई, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो यही बात यहाँ पे क्लियर होगी। उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि ऊष्मा को ईजिली प्रवाह होने, एक सिरे को हम गर्म कर रहे हैं, वही जो है उस एक सिरे को हम गर्म कर रहे हैं तो उसका दूसरा सिरा अपने आप थोड़ी देर बाद गर्म हो जा रहा है। तो ये ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो जाहिर सी बात है बहुत अधिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब इसको हीट किया जाएगा तभी ये गलेंगे। ठीक है, तो सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेड और मरकरी भी यहाँ पे धातुएं हैं, लेकिन यहाँ पे जो लेड और मरकरी हैं ये क्या है, ऊष्मा के कुचालक हैं, और जो सिल्वर और कॉपर है ये ऊष्मा के सुचालक हैं। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक हैं, तो आइए पता करते हैं। तो ये जो धातुएं होती हैं क्या ये विद्युत की भी चालक हैं, इनको हम यहाँ पे देखेंगे अगले क्रियाकलाप में। ठीक है, अब इस क्रियाकलाप में देखिए
यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत सर्किट एक तैयार की गई है। ये जो चित्र है इसमें एक विद्युत सर्किट तैयार की गई है। जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ के टर्मिनल ए, ये वाला टर्मिनल, और टर्मिनल बी यहाँ पे, ठीक है, उसके बीच रखिए और जैसा कि चित्र में दिखाया गया, रखने के बाद ये देखना है कि क्या बल्ब जलता है। तो ये रखने के बाद इसी से ही पता चल जाएगा कि जो धातु है वो जो है विद्युत की सुचालक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक पूरा जो सर्किट तैयार किया है इसको भी देख लीजिए। ये बैटरी है, ठीक है, इसकी एक जो टर्मिनल है, एक जो इसका सिरा है वहाँ से एक वायर बल्ब से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा जो है स्विच से है। यहाँ ये जो दोनों ए और बी जो क्लिप लगी हुई हैं इनके बीच में हम धातु लगाएंगे, इनका सिरा दूसरे बैटरी के पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे लगा दिया गया है। अब यहाँ पे बीच में जो भी धातु हम लगाएंगे उससे अगर बल्ब जल जाता है तो वो जो है मतलब कि वो विद्युत की सुचालक है, और अगर नहीं जल पाता है तो जो है वो कुचालक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपकी घर तक बिजली पहुँचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये चीज़ ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बनता है कि जो है तार होता है जो हमारे घर में सप्लाई होती है उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, ठीक है। तो ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड तथा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी रहती है, ठीक है, अथवा इसमें बोला गया ना, तो ये जो रबड़ जैसी सामग्री है वो क्या होती है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड होती है, पीवीसी, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, इसकी परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? तो जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं? तो ये देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया ना कि विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है, उसका रीज़न यही है क्योंकि जो जो तार होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल के बने होते हैं, ठीक है। अब वो जो है कॉपर के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। तो ये जो धातु जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तार से जब पास आउट हो रही है तो अगर उसके ऊपर कवरिंग नहीं होगी तो हम टच कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में भी पास आउट हो जाएगी, ठीक है। हमारी बॉडी भी जो है विद्युत की सुचालक होती है ना, तो इसी वजह से ये जो है कवरिंग की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है क्या है यहाँ पे कि जो है जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती, ये तो एक इनका ये गुण हो गया कि विद्युत की भी सुचालक होती है। दूसरा है कि जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं, तो जब धातुएं किसी जो है सतह से टकराती हैं, किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें हम ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? ठीक है, तो ये हो गया, ये थी धातुओं की भौतिक धर्म, ठीक है, भौतिक गुणधर्म जो है इनके जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई धातुओं की कि कितनी थी, हम लोग ने अलग अलग तरीके से इनको पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे अधातुओं के बारे में। तो पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। धातुओं की तुलना में अगर देखा जाए तो अधातुएं जो है वो कम है, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, ये सब क्या है, अधातुओं के कुछ उदाहरण। तो यहाँ पे कार्बन, सल्फर ये सब क्या है, अधातुओं के उदाहरण है। और यहाँ पे जो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव लिक्विड फॉर्म में होती है। इसके अलावा सारी जितनी भी अधातुएं होती हैं वो या तो ठोस होती हैं या फिर गैस होती है। सिर्फ खाली ब्रोमीन जो है वही लिक्विड फॉर्म में होती है। क्या धातुओं के, और आपने देखा होगा कि जो है ये अधातुओं के बारे में हो गया, और जो धातुएं होती हैं, धातुओं में जो है वो होती है ना, क्या कहते हैं, पारा, ठीक है। तो जो पारा होता है ये भी तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ हो गई। तो फिर क्या धातुओं के समान अधातुएं भी कुछ गुणधर्म होते हैं, इनकी भी क्या जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो आइए देखते हैं इनकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप 3.7 में दिखाया गया है कि कार्बन यानी कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। यहाँ पे कार्बन का और सल्फर का और आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रियाकलाप है 3.1 से 4 और 3.6 तक के क्रियाकलापों को दोहराइए, और अपने जो हम लोग ने 3.1 से 3.6 तक के जो क्रियाकलाप किए थे उनको हमें दोहराना है, और ये जो सारणी है इसमें हमें करना है। प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं, ठीक है। तो बस प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं, जो धातु हैं वो शो कर रही हैं तो वो होगी, नहीं शो कर रही है तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तत्व ले लेना है जो भी हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका चिन्ह लगाना है। मान लीजिए हम कार्बन लेते हैं तो कार्बन हमने यहाँ पे कार्बन लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने कार्बन तत्व ले लिया, उसका चिन्ह क्या होता है, सी होता है। सतह का प्रकार हम लिखेंगे, सतह का प्रकार जैसे हम लोगों ने पहली बार में क्या किया था, रगड़ करके देखा था कि जो है उसकी अगर धातु है तो चमक होगी। कार्बन आप जानते हैं कोयले वगैरह को लो तो उसको अगर रगड़ेंगे तो चमक तो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। तो ये चमक नहीं होती है तो हम माइनस लिख दें। कठोरता भी नहीं होती है। आप कोयले को जो है
जो है पीट करके मारे तो थोड़ी हल्की सी चोट से ही, मतलब थोड़ी सी अगर चोट मारे तो वो चूरा हो जाएगा एकदम, तो कठोरता भी नहीं होती है। आघात वर्धिता जो है इसमें आघात वर्धिता चोट मारने पे वो जो है चादर के रूप में नहीं वो बन बन जाता है, बल्कि जो है वो एकदम चूरा हो जाता है। तन्यता तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। विद्युत चालकता जो है इसे हम देखेंगे यहाँ पे, और ध्वनिकता ध्वनिकता भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमने बताया कार्बन के बारे में, ठीक है, कार्बन को हमने लिया। और अधातुओं के बारे में अगर हम देखें तो उनकी अपनी तरफ से हम जो है जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी सेम मेथड पे हम देखेंगे कि अगर शो कर रही है तो होगी, नहीं कर रही है तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सारणी थी इसमें लिखे प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं अधातुओं के समान गुणधर्मों की चर्चा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे धातु अधातु दोनों की ही गुणधर्म हमें बताने हैं, ठीक है। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई औपाद भी होते हैं। जैसे उदाहरण कहीं यहाँ पे समझिए, मरकरी को छोड़ करके सारी जितनी भी धातुएं होती हैं वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मरकरी क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो 3.5 में जो क्रियाकलाप हुआ था इसमें आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें देखा होगा कि धातुओं का जो गलनांक होता है वो अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिए कि जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक जो होता है क्या होता है, अधिक होता है। हम लोग ने एक कॉपर का वायर लिया था ना, कॉपर या एल्यूमिनियम जिसका भी वायर लिया था, तो उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। दूसरी वस्तुएं वो गल करके जो है उनका काम हो जा रहा है, लेकिन इनका ये नहीं गल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गैलियम और सीजियम जो है इनका गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दो धातुओं को रखेंगे तो पिघलने लगेंगे, इतना कम होता है इनका गलनांक कि रूम टेम्परेचर पर आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है उसी से ये गलने लग जाएंगे। हालांकि ये होती धातु हैं। दूसरा देखिए, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन जो होता है वो अधातु है लेकिन चमक होती है इसमें। तो वही चीज़ ना कि अधातुएं जो होती हैं उनमें अपवाद है। अधातु अधातु काफ़ी जो है, मतलब हम खाली फिजिकल प्रॉपर्टी से हम इनकी जो है ये नहीं बता सकते कि ये धातु हैं या अधातु हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन को हमने देखा है अलग अलग रूप में जो है ये पाई जाती हैं, तो प्रत्येक रूप को हम अपरूप कहते हैं। कार्बन के अपरूप तभी तो कहा जाता है। तो हीरा कार्बन का एक अपरूप ही है, ठीक है। हीरा क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो देखिए धातुओं का जो कठोरता वाला जो गुण है ना वो किस में आ गया, हीरे में आ गया। तो हीरा जो है वो सबसे कठोर जो है पदार्थ है, और इसका गलनांक तथा क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ये इसके मतलब कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज जो धातुओं की थी वो इसके अंदर कुछ कुछ आ रही हैं। अब कार्बन का एक अन्य अपरूप जो ग्रेफाइट होता है, इसके अंदर भी एक और जो है प्रॉपर्टी है, वो क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। यानी ग्रेफाइट का आपने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट अक्सर करके जो है जो फिजिक्स एक्सपेरिमेंट जब होता है तो प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है, पेंसिल ली जाती है। पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की तो बनी होती है। तो पेंसिल को बीच में जो है कनेक्टिव, जैसे अभी ऊपर हम लोग देखा था कि विद्युत के सुचालक है कि नहीं है, तो उसी के बीच में पेंसिल लगा दी है मान लीजिए, ठीक है। तो उसके बीच में हम क्या लगा देंगे, पेंसिल लगा देंगे, तो वो बल्ब जो है वो जलने लग जाएगा, क्योंकि बीच में जो पूरी नोक शुरू से लेकर एंड तक की जो लगी हुई है वो किसकी, ग्रेफाइट की बनी हुई है। और ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है क्षारीय धातुएं। जैसे कि क्षारीय धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, क्षारीय धातुएं। ध्यान रखिएगा, हम लोग ने जो है पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है ये क्षारीय धातु हैं। इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। जबकि हम लोग ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो धातुएं होती हैं वो कठोरता जो है उनमें होती है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः जो है वो धातुएं बहुत कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे जो है वो उनकी कठोरता विभिन्न प्रकार की होती है। तो वो जो कठोरता विभिन्न प्रकार की होती है वो यहाँ पे दिया गया है कि चाकू से हम उन्हें काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को। इनका जो घनत्व होता है, घनत्व तथा गलनांक दोनों ही कम होता है। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसी वजह से जो धातु या अधातु होती हैं उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें भी हम लोग पढ़ते हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें भी पढ़ते हैं। तभी हम लोग को क्लियर एकदम क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि वो जो है धातु हैं या अधातु हैं। तो इस क्रियाग्राफ में देखिए, मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सा सल्फर चूड़ लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए और उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन को जांच करिए। अब जब हमने घोल दिया तो हमको जो सोल्यूशन मिला उसकी हम जांच करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला वह अम्लीय है या क्षारीय, यही तो हम पीएच से चेक करते हैं। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। सल्फर का जो चूर्ण है उसका दहन कीजिए। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र कर लीजिए, उसके ऊपर एक परख नली रख दीजिए। दहन करने के बाद जो धुआं निकले उसको जो है मतलब कि इसको इकट्ठा करके इसके ऊपर परख नली रख दें। फिर इस परख नली में जल डाल करके उसे अच्छी तरह मिला लीजिए। अब वो गैस वाटर में मिल गई, ठीक है।
फिर यहाँ पे नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। उसके बाद देखिए सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसे भी चेक करना है। ठीक है, क्या आप इन अभिक्रियाओं का समीकरण लिख सकते हैं? यहाँ पे जो भी अभिक्रियाएं होंगी उनका समीकरण अगर जो हम लोग ने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कोशिश करिएगा कि लिखने के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया कि अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं। ठीक है, जो जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं। ऑक्साइड अगर जो ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो ऑक्साइड जो है अगर रिलीज कर रही हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगी, जल में घुल करके वो क्या बना लेंगी, एसिड बना लेंगी। वही अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। तो जो अम्लीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं वो अम्ल बना देंगे जल में घुल करके, और जो क्षारकीय ऑक्साइड जो है प्रदान कर रही हैं वो क्षार बना लेंगे। अगले भाग में आपको धातुओं की ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी, तो यहाँ पे जो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी, तो ये आगे चल करके हमको क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में क्या है कि उसके बारे में हम यहाँ पे जो कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं उनमें हम उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, धातुओं के कुछ नमूने चाहिए होंगे, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। ये कुछ धातु हैं, इनके नमूने हम ले लें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो पहला देखिए, आपने देखा होगा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। जब मैग्नीशियम के वायर को जलाया जाता है तो सफ़ेद ज्वाला के साथ ये जलता है। ठीक है, क्या सभी धातुएं इस प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्न क्रियाकलापों की जांच करें। तो पहले हम 3.9 में देखेंगे। इसमें सावधानी हमें थोड़ी सी बरतनी, क्योंकि क्रियाकलाप में वो शिक्षक का सहयोग होना चाहिए। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा लें तो बेहतर है। तो यहाँ पे देखिए, एकत्र की गई धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया, यहाँ पे जो हम लोग धातुएं नहीं थी उनका हम ज्वाला में जो है उनका दहन करेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। अब उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है, और फिर तो यहाँ पे क्या हुआ कि धातुओं को हम लेंगे, उनके नमूने, उनको जला करके उनका दहन करेंगे, ज्वालक में उनका दहन करेंगे। उसके बाद उनके पदार्थों को एकत्र करेंगे, जो दहन हुआ जो पदार्थ है उसको एकत्र करेंगे। फिर उनकी सतह को ठंडा होने देंगे। फिर हम ये देखेंगे कि किस धातु का दहन आसानी से हुआ है। फिर ये देखेंगे धातु का दहन हो रहा है तो ज्वाला कैसी निकल रही है, जैसे मैग्नीशियम के दहन में वो सफ़ेद ज्वाला के साथ वो जल रहा था। दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत हो रही है। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखेंगे। ठीक है, कि जो है ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया कैसी है, किस धातु की कितनी तेज है, किसकी कितनी कम है। फिर क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील हैं, जो वो जलने के बाद जो उत्पाद मिले हैं क्या वो जल में घुलनशील है, इन्हें भी देखेंगे। तो आइए देखिए, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन भाई दहन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लग जाती है ना, तो यही उनका क्या होता है, दहन होता है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती हैं तो वही धातु के ऑक्साइड बन जाते हैं। ठीक है, तो यही धातु के ऑक्साइड है। अब जैसे धातु है वो ऑक्सीजन के साथ जो है जल करके इसका दहन हुआ, धातु के ऑक्साइड बन गए। तो उदाहरण के लिए जब कॉपर की वायु की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के काले रंग का ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो काले रंग का होता है। तो 2Cu लिया, ये हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे है, 2Cu लिया। ठीक है, उसके ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल तो होते ही हैं, 2CuO बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड कैसा निकलेगा, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो यानी कि कॉपर के जो ऑक्साइड होते हैं वो काले रंग के होते हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है, जब वो जो है ऑक्सीजन के साथ जो है इसका दहन होगा। तो यहाँ देखिए 4 एल्यूमिनियम या 3O2 के साथ जो है इसकी रिएक्शन हुई तो 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो अब अध्याय 2 में आपने देखा था कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है धातुओं की, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और जो है आगे जब जो है नेक्स्ट क्लास में अगर आप और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें इससे बहुत रिलेटेड जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो ये अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति, उनका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है, बेसिक होता है। ठीक है लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे एल्यूमिनियम धातु है, जिंक भी धातु है, जैसे कुछ धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। पहली चीज़ तो हमको यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि धातु के ऑक्साइड कैसी प्रकृति रखते हैं, क्षारीय प्रकृति रखते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे धातु हैं जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये जो है वो धातु और ये अम्ल और क्षार दोनों की ही इनके ऑक्साइड जो है नेचर रखते हैं। ठीक है,
ऐसे जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण का, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं, लवण का निर्माण कर रहे हैं तथा जल प्रदान कर रहे हैं, ऐसे जो ऑक्साइड हैं उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अम्ल तथा क्षार के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार से अभिक्रिया कर रहा है उसे देखिए। सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, जो कि HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा उसके 6 मॉलिक्यूल लिए। तो फिर उसके बाद 6HCl इसका ले लिया गया, तो इससे जब रिएक्शन हुई तो 2AlCl3 बन गया और 3H2O निकल गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या था, ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करने के बाद जब एसिड के साथ बना तो अम्लीय जो है इसका नेचर हो गया। जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या रहेगा, तो Al2O3 के साथ जब 2NaOH Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब 2NaOH के साथ जो रिएक्शन होगी तो ये सोडियम एल्यूमिनेट Na2 सोडियम एल्यूमिनेट इसका जो है निर्माण करेगा और H2O निकल जाएगा। तो इस प्रकार क्या पता चला कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड हमें प्राप्त हुए हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो यही पता चल गई कि देखिए पहले क्या पता चला था कि जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के तभी पता चलेगा ना जब वो जल में घुलनशील होंगे। तो लेकिन कुछ ऐसे जो है धातु के ऑक्साइड थे जो अम्ल और क्षार दोनों में ही घुले जा रहे थे। तो अम्ल और क्षार दोनों में ही घुले जा रहे थे, तो वो जो है वो यहाँ पे ये पता चल रहा था कि जो है वो जो है अम्लीय हैं या मतलब कि उभयधर्मी वाला उनका नेचर हो गया था। तो अब यहाँ पे एक और नेचर जो पता चला वो क्या कि जो अधिकांश धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो होते हैं वो जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, क्षार का नेचर देते हैं। तो जैसे सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम के जो ऑक्साइड है वो निम्न प्रकार से जल में घुल करके क्षार बनाते हैं। Na2O ये सोडियम का ऑक्साइड है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा। ये जल के साथ जब रिएक्शन करता है तो 2NaOH एक्वस सोल्यूशन दे देता है, यानी क्या बनाता है, बेस बनाता है। यानी कि हमें जो NaOH है वो किससे मिलता है, सोडियम के जो ऑक्साइड है उनके साथ जल की जब रिएक्शन होती है तो NaOH मिलता है। वही K2O की जब जल के साथ रिएक्शन होती है तो KOH, ये दूसरा क्षार जो है, ये दोनों ही प्रबल क्षार हैं। ठीक है, तो दोनों हमें मिल गए। अब क्या है, हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। जैसे पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेंगी। कौन कौन सी, पोटेशियम और सोडियम। तो ये दोनों धातुएं जो होती हैं वो जो है जल के साथ बहुत ही तीव्र गति से जो है ये अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, जल नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो करके इनको रखा जाता है। सामान्यतः तभी तो वहाँ पे जब कट करने के लिए कहा गया था तो क्या कहा गया था कि टिश्यू पेपर में आप इसको लपेट कवर करके इसको जो है रखिए। ठीक है, तो जो है इसमें अब तो वही क्या है, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी, पहली कुछ ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत तीव्र गति से बहुत तेज़ी से अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, वही कुछ ऐसी धातुएं हैं जो है धातुओं की जो सतह होती है उस पर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं उनकी एक पतली परत चढ़ जाती है। ठीक है, धातुओं की सतह पर एक ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। जो परत होती है फिर से उनका ऑक्सीकरण ना हो तो उससे सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। लोहे को जब गर्म किया जाता है तो वो जो है उसका दहन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसका चूरा जब डाला जाता है तो उसका तेजी से दहन होने लग जाता है। तो कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर अगर हम कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है, मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो कॉपर है उसका दहन नहीं होता है। ठीक है, उसका दहन तो नहीं होता है अगर कॉपर का वायर वगैरह ले लिया जाए, लेकिन वही जो है लेकिन गर्म धातु पर अगर कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, धातु अगर गर्म होगी तो उसमें कॉपर ऑक्साइड की जो काले रंग की जो परत है वो उस पर चढ़ जाएगी। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर रहता है तो जो है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है धातुओं की प्रॉपर्टीज़ दी गई थी कि वो जो है ऑक्सीजन की उनके ऑक्साइड्स के बारे में बात हो रही थी कि वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से क्रिया कर रहे हैं, उनका नेचर जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब हम यहाँ पे देखें कि क्या आप जानते हैं एनोडीकरण, ये जो एनोडाइजेशन होता है इसमें एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया, कि एल्यूमिनियम पर जब एनोडाइजेशन होता है तो इसमें मोटी परत कैसे ऑक्साइड की बन जाती है
वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। ठीक है, वो संक्षारण धीरे धीरे गल करके वो खत्म ना हो जाए, उससे बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संचरण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। अब ये जो है एनोडाइजेशन है, उसके लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, एनोडाइजेशन क्यों किया जा रहा है वो यहाँ पे देखिए। तो इसको क्या बनाया जाता है, एनोड बना करके, यानी कि प्लस वाला जो है ठीक है, एनोड बना करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एक एनोड होगा जो कि हमने एल्यूमिनियम का बना लिया है, दूसरा कैथोड किसी और धातु का बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में इसको डुबो देंगे, उसके बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, तो विद्युत अपघटन इसका कराया जाएगा। तो एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस, एनोड पर ही ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होगी, और वो जो है ऑक्सीजन गैस है वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी सी परत बना लेगी। ठीक है, और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग करके, ठीक है, ये जो ऑक्साइड की जो परत है उसी से ही आसानी से उसको कलर करके एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। मतलब आप ये समझिए कि एल्यूमिनियम के आपके पास जो बर्तन वगैरह होंगे, ठीक है, या एल्यूमिनियम की जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो कैसे बन रही हैं, तो उसकी यही ये जो एक छोटी सी यहाँ पे उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखिए क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूने सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब धातुओं के नमूने में जो भी धातुएं शुरू में हम लोगों ने बिगनिंग में ली थी, उनमें सोडियम को अगर हमने देखा तो ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम भी अभिक्रिया करता है लेकिन वह धीमी अभिक्रिया करता है, और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। जब हम ऑक्सीजन में जो है इनका दहन करते हैं तो जिंक, आयरन, कॉपर, लेड वगैरह है, इनका पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो कुछ और अभिक्रियाओं को देख करके हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बना सकते हैं। यानी जो हम लोग ने ये जो अभिक्रिया की थी वो क्या की थी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनका दहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही तो लिया था कि कुछ धातु हमने ली थी। तो हमने जो धातुएं थी उनका हमने देखा, जिनमें से हमें जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम का जो हमको मिला, तो उसमें क्योंकि क्रम यहाँ पे बताना है, तो उसमें मैग्नीशियम जो यहाँ पे सोडियम धातु है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है वायु की उपस्थिति में, वही मैग्नीशियम जो है वो धीमी गति से अभिक्रिया करती है। बाकी की जो धातुएं थी जैसे जिंक, आयरन, कॉपर और लेड वगैरह, ये अभिक्रियाशीलता का इनका पता नहीं चलता है। तो इनकी अभिक्रियाशीलता का पता जो है हम और जो कुछ मेथड है उनसे पता करेंगे। तो इसमें सबसे पहले धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, अभी वायु के साथ हो, अब जल के साथ, तब क्या होता है। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप में देखिए 3.10 में सावधानी के लिए इस क्रियाकलाप को शिक्षक की सहयोग से करिए। दूसरा यहाँ पे क्या करना है हमें, क्रियाकलाप में जो 3.9 में यहाँ पे दिखाया गया है, 3.9 में जो हुआ था, ठीक है, उसकी तरह समान धातुओं के, वही जो धातुओं के नमूने उसमें लिए थे वही इसमें भी धातुओं के नमूने लेने हैं। अब इसमें ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के एक छोटे टुकड़े को अलग अलग डालिए। उसके बाद कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सारी जितनी भी धातुएं आपने ले रखी हैं उनको जो है उनके आरोही क्रम में उनको रखिए कि ठंडे धातु के साथ कौन सी जो धातु है वो ठंडे पानी के साथ वो कितनी तेजी से अभिक्रिया करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है, थोड़ी देर के बाद कोई धातु जल में तैरने लगती है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। उसके बाद जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हों। फिर उसके बाद जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उनके लिए 3.3 यहाँ पे जो दिया गया है उसमें उसकी तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए और भाप के साथ उनकी अभिक्रिया प्रेक्षित कीजिए। तो यहाँ पे जल की कितनी तरीके से, ठंडे जल, गर्म जल और भाप के साथ अभिक्रिया की जा रही है। अब कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के अवरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अवरोही क्रम हमें रखना है। धातु में यहाँ पे जो है सबका एक भाई देखिए, ठंडे जल जो है उसको दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है, गर्म जल है उसको भी वो नहीं, लेकिन यहाँ पे भाप का जो है कैसे रखा जा रहा है उसे देखिए। तो धातु पर भाप की क्रियाशीलता ये इस जो चित्र है इसमें दिखाया गया है कि इसमें क्या किया गया है, धातु का एक कोई जो है टुकड़ा ले लिया गया, वायर वगैरह ले लिया गया, उसको जो है यहाँ पे कीप में रखा है। ठीक है, जल से भीगा कांच तंतु, ये पूरा जो तंतु है वो किससे है, जल से भीगा हुआ है, इसको बर्नर से गर्म किया जा रहा है। अंदर से थोड़ा बहुत तो जल इसमें रहेगा ही। ये क्वथन नली है, ठीक है, इसमें जो है इसको बॉयल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टैंड के साथ ये लगा हुआ है। जब हम इस धातु को जल की उपस्थिति में इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, या थोड़ा बहुत यहाँ पानी है ना, तो ये जब गर्म होगा तो क्या होगा, वेपर बनेगी। उस वेपर के साथ धातु की क्या रिएक्शन
रिएक्शन हो रही है वही रिएक्शन जो भी होगी उसको हम निकास नली से, जो भी गैस ही बनेगी उसको हम, जो भी गैस होगी उसको हम इस, ये जो निकास नली है वहाँ से इस नीचे जो एक और बीकर लिया गया है और एक कीप रखी गई है उससे हम प्राप्त करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगी। तो अब आगे देखेंगे कि ये जो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मिल रही है, इसका क्या काम है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। हाइड्रोजन गैस या तो मिलती हैं या फिर धातुओं के ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुल करके धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं और जो जल में घुलनशील हैं वो धातु घुल करके हाइड्रोक्साइड प्रदान करेंगी। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये भी बात है। तो धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, धातु ऑक्साइड प्लस जल धातु हाइड्रोक्साइड बना दिया। ये यही यहाँ पे जो बात कही गई वो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक, कि धातु की जल के साथ जब रिएक्शन होगी तो धातु ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिर वही धातु ऑक्साइड की फिर से जल के साथ जब अभिक्रिया होगी तो धातु की हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। अब यहाँ पे धातुएं लगी हैं। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। आग जैसे जो है आग लग जाती है ना, वो वाली जो है तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है। सोडियम पोटेशियम इनकी जो अभिक्रिया होती है ये बहुत तेज होती है, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी का मतलब क्या है कि हीट निकाल रही होंगी। ठीक है, तो इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित, इससे जो और हमने अभी देखा कि जो है धातुओं की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इनकी रिएक्शन के बाद जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो बहुत तेज़ी से जलती हुई निकलती है। तो वही है, यहाँ पोटेशियम 2 के ले लिया गया और H2L ले लिया गया। अब इनकी KOH बन गया, क्योंकि जल के साथ जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्साइड बनेगा तो KOH बन गया और वही यहाँ पे जो है H2 गैस ऊष्मा के साथ बाहर निकल गई। ठीक है, जलती हुई बाहर निकली। हम लोगों ने पीछे देखा था कि जो धातुएं थी वो जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही थी तभी भी जो धातु की जो ऑक्साइड्स थे, ठीक है, धातु के ऑक्साइड जब वो जो है रिएक्शन कर रहे थे जो है तो भी तो एसिड बन रहा था। एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो धातुएं हैं, धातुओं की जल के साथ वही धातु ऑक्साइड जो है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बन गया। फिर यही जो धातु ऑक्साइड जो थे ये जब जो है जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिड या फिर जो बेस हैं वो बनाएंगे। ठीक है, मेनली यहाँ पे क्षारीय प्रकृति के होते हैं ना धातु के ऑक्साइड, तो बेस बनाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे वही चीज़ सोडियम के साथ भी हुई है। अब जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित होकर के होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। हाइड्रोजन की जलने के लिए जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन हो रही होती है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जलने के लिए ऊष्मा उतनी सफिशियंट नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, इसकी H2O के साथ रिएक्शन हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन मिल गया और H2 गैस सिंपल निकल गई। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मिल गई कि जो धातुएं हैं वो तैरती कैसे हैं। ठीक है, तो क्या है कि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और वो तैरने लग जाती है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो मैग्नीशियम धातु के बारे में जो हम लोग ने पूरे नमूने लिए थे ना, हर धातु का क्या क्या रिएक्शन हो रहा है किसके किसके साथ, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैग्नीशियम धातु के लिए क्या हुआ कि वो जो है ठंडे जल के साथ वो जो है रिएक्शन नहीं करती, लेकिन गर्म जल के साथ वो रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं जैसे कैल्शियम में चिपके थे, अतः ये भी तैरना प्रारंभ कर देती हैं। अब आती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आयरन और जिंक जैसी ये तीनों जो धातुएं हैं ये भाप के साथ, वेपर के साथ जो है रिएक्शन करती हैं। जैसे देखिए 2Al है, उसकी जो है 3H2O यहाँ पे गैस के फॉर्म में जो लिया गया है उसके साथ रिएक्शन करके Al2O3 बना देंगे, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। वही आयरन के साथ भी हुआ है। ठीक है, लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। यहाँ पे कुछ और धातुएं जो दी गई हैं जो कि जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग में है कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। जब धातुएं एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं तब क्या होता है। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। शुरू में हम लोग ने थोड़ी सी इसकी रिएक्शन देखी थी। ठीक है,
तो क्या है, धातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त करती हैं। तो धातु तनु अम्ल कोई भी ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक या H2SO4, ठीक है, तो ये लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। लेकिन क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? इनको हम देखते हैं। तो क्रियाकलाप में देखिए, सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए, इन दोनों को छोड़ करके। यदि नमूने मलिन हैं तो रेगमाल से, मतलब इनमें गंदे हैं तो रेगमाल से रगड़ करके उन्हें साफ कर लीजिए कि कोई गंदगी जो है ऊपर से ना रहे, कि उनकी जो रिएक्शन है उसमें कुछ जो है कुछ भी डिफॉल्ट हो जाए, ठीक है। सावधानी हमें ये करनी है कि सोडियम पोटेशियम को नहीं लीजिए, क्योंकि वे ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, तो इससे जलने का खतरा हो सकता है, ठीक है। फिर क्या करना है, नमूने को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त जो परखनलीय हैं उनमें डालिए। उसमें तनु जो डाइल्यूट HCl है वो डाला हो, ठीक है। थर्मामीटर को परखनली में इस प्रकार लटका दें कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। उसके बाद बुलबुले बनने की दर का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। फिर कौन सी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं ये भी देखिए। और आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया है ये भी देखिए। टेम्परेचर मैंने यहाँ पे इसीलिए थर्मामीटर लगा रखा है, ठीक है। तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे एक तो पहले तो डाइल्यूट HCl ले लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अम्ल लिया गया है। दूसरी बात, यहाँ पे हीट वगैरह तो दी नहीं जा रही, लेकिन धातुएं अगर रिएक्शन कर रही हैं तो उनमें हीट ऊष्माक्षेपी अगर होंगी तो अपने आप पता चल जाएगा। इसी वजह से थर्मामीटर लगा रखा है, ठीक है। तो अब क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें कि ये जो धातुएं दी गई हैं ये कैसे अभिक्रिया करेंगी। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन नहीं करती हैं, ठीक है। यानी HNO3 के साथ जब ये धातुएं जो यहाँ पे दी गई हैं ये जब रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती हैं, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। ऑक्सीकृत मतलब इसमें ऑक्सीजन को ज्वाइन कर देगा H2 के साथ, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये जो है रिलीज तो होंगी हाइड्रोजन गैस, लेकिन हाइड्रोजन गैस में जो है तुरंत जो है ऑक्सीजन को इसमें जोड़ देगा, ऑक्सीकरण उसका कर देगा, और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो जल बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि एवं स्वयं नाइट्रोजन को किसी ऑक्साइड यानी N2O NO2 में अपचयित कर देगा। तो दोनों ही काम HNO3 कर देता है। एक तो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है, और जो H2 है उसको जो है ऑक्सीकृत करके जो है क्या कर देगा कि जो है जल में परिवर्तित कर देगा। वही स्वयं के जो किसी ऑक्साइड हैं, ठीक है, उनमें मतलब स्वयं यानी HNO3 में जो N है वो जो है किसी भी ऑक्साइड में उसको अपचयित कर देगा। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीशियम और मैग्नीज जो हैं ये जो है ये अति जो है तनु हाइड्रो HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड उसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर। अति तनु बोला है, यानी देखिए हम लोग ने पिछले जो चैप्टर से उन लोग में उसमें हमने ये डिस्कस भी किया था। तो ये बात हम लोग ने डिस्कस की थी कि जो है ये यहाँ पे जो दिया गया है कि जो अम्ल और क्षार, ठीक है, यहाँ पे मिली अम्ल की अगर बात करें तो डाइल्यूट वो कैसे होता है कि जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, अम्ल की मात्रा यानी कि जो उनके H+ आयन हैं वो कम होंगे, ठीक है, तो वो डाइल्यूट होगा। तो वही है अति तनु HNO3 यानी बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट जो HNO3 है उसके साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है ये दोनों जो है अभिक्रिया करके गैस प्राप्त करेंगे, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो क्रियाकलाप 3.11 था उसमें आपने देखा कि बुलबुले बनने की जो दर है वो मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक होती है। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। जब बुलबुले कब बनते हैं, जब उसमें हीट रिलीज हो रही होगी तभी तो बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया जो हो रही है तो उसमें बुलबुले बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, ठीक है, सबसे अधिक निकलेंगे तो अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होगी। मतलब कि जो हीट है उसमें से निकल रही होगी, ऊष्मा निकल रही होगी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती कैसे है, मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील मैग्नीशियम होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। ये पूछा जाता है कि जो अम्लों के साथ जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बेस पर अगर देखा जाए तो अभिक्रिया का जो है घटता हुआ जो क्रम है वो बताइए। तो ये जो क्रम है वो यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन अगर ये ऑप्शन दिया जाता है तो ठीक। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है अगर कॉपर है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो जब उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है तो यही पता चलेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्वारेजिया की बात की गई है। एक्वारेजिया जिसे रॉयल जल का जो है ये एक लैटिन शब्द है, ठीक है।
इसमें क्या है कि इसमें 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ठीक है, किसमें सांद्र बोला गया यानी कंसनट्रेटेड लिया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और HNO3। ठीक है, 3:1 के जो है मतलब कि लेवल में कि तीन जो है वो 3 पार्ट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा, 1 पार्ट जो है नाइट्रिक एसिड का होगा। ताज़ा मिश्रण जो है इसका लें और यह गोल्ड को गला सकता है। आपने देखा होगा कि जब गोल्ड गंदा हो जाता है उसके ऊपर जो परत हो जाती है, परत चढ़ जाती है, तो हम लोग जाते हैं उसकी सफाई करवाने के लिए। तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा जो जो सोने का जो भी हमारा सामान है, ठीक है, कंगन है, जो कुछ भी है, वो अगर मान लीजिए 10 ग्राम का है तो हम सोनार के पास जब उसकी सफाई करवाने के लिए जाते हैं तो वो फिर जो है उसमें जो 10 ग्राम है उससे कमी आ जाती है। तो होता क्यों है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यही जो ये जो मिश्रण है एक्वारेजिया का जो बनाया गया है, यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले ये क्षमता नहीं होती है। ये जो दोनों अम्ल लिए गए हैं ना, हालांकि इसमें कंसनट्रेटेड लिए गए, लेकिन अकेले ये दोनों एक साथ अकेले ये दोनों ही काम नहीं कर सकते। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। ठीक है, ये जो धातुओं को जो है संक्षारक मतलब उनकी उनकी जो है उनको काटता रहता है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, ये उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होते हैं। तभी जब ऊपर की भाई धातुएं साफ कैसी होती हैं, जैसे ऊपर गंदगी है, रेगमाल से रगड़ करके आप उनकी परत जो है हटा दीजिए तो धातु की जो सतह है वो चमक जाएगी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी होती है। तो ये एक्वारेजिया क्या कहता है, ऊपर की जो परत होती है वो उसकी हट जाती है, जो गंदी परत होती है, फिर चमकता हुआ एकदम सोना हमको जो है फिर से मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि वही जो 10 ग्राम था वो फिर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो परत है वो तो हट जाएगी ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे वही कहा जाता है कि सोनार ने जो है सोने को चोरी कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो चालाकी भी कर लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। अन्य धातु लवण जो हैं उनके विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, तो इस क्रियाकलाप में देखेंगे। कॉपर एक स्वच्छ तार, सॉरी यहाँ पे कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। फिर कॉपर के तार को परख नली में रखे आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परख नली में रखे कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिए। क्या करना है, कॉपर के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में, आयरन की कील जो है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लवण के सोल्यूशन में डाला जा रहा है। 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षण को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस परख नली में कोई अभिक्रिया हुई इसका पता लगाना है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है। क्या आप प्रेक्षणों को जो क्रियाकलाप 3.9, 10, 11 में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है ये भी बताना है, मतलब कि वो ऊष्मक्षेपीय या ऊष्मशोषी है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है हम लोग ने पिछले चैप्टर्स में भी इसको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोजन से नीचे वाली जो होती हैं, आपने जो है नीचे एक सारणी आएगी जो है जो विस्थापित करने का जो क्रम होता है। ठीक है, तो नीचे उसको और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। तो जो कम वीक जो होगी धातु, ठीक है, वो जो स्ट्रॉन्ग धातु होती है उसके द्वारा विस्थापित कर दी जाती है। तो वही है कि अभिक्रियाशीलता के बेस पे अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जो यौगिक हैं, ठीक है, उनके विलयन या फिर गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उनकी जगह हटा करके खुद लग जाती है। तो पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। ये हम लोग ने पिछले जो है पोर्शन में देखा। हमने देखा कि ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलताओं की जांच हमने की, तो अलग अलग धातु अलग अलग तरीके से अभिक्रियाशीलता उनकी थी। लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये तीनों जो हैं उनके साथ सभी धातु अभिक्रिया नहीं करती हैं, अलग अलग धातु अलग अलग के साथ करती हैं। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते हैं। इसलिए तो आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया था वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। यानी इसे समझना बहुत ही आसान है कि एक और एवं सरल भी है कि अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी उसके विलयन से उसको हटा देती है, तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होगी। यानी A B को अगर हटा दे रही है तो A अधिक अभिक्रियाशील होगी। तो वही धातु A प्लस B का लवण विलयन, यहाँ पे धातु A ली गई है, अब बी का क्या लिया गया, लवण विलयन लिया गया। तो इनकी जब रिएक्शन होगी, ठीक है, तो इनका जब जो है सॉल्यूशन में इसको जब डाला जाएगा तो क्या होगा, अब ए जो है ए का लवण विलयन बन गया और धातु बी अलग हो गई, यानी कि ये ज़्यादा क्रियाशीलता थी, इसको इसने हटा दिया।
तो यहाँ पे क्या है कि ये जो क्रियाकलाप ऊपर दिया गया है इसी में देखेंगे कि 3.12 में आपके प्रेक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो क्रियाकलाप जो 3.12 यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दिखेंगी। धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया, देखिए 2 परख नलियाँ ली गई हैं, इसमें जो है धागे के साथ कील को लटका दिया गया है। ठीक है, परख नली में लोहे की कील डाली गई और कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें है। वही दूसरे में जो है वही जो क्रियाकलाप किया गया था उसी का ही यहाँ पे थोड़ा सा समरी है। तो यहाँ पे दूसरी परख नली में क्या है, तांबे का तार लिया गया, पहले वाले में लोहे की कील है, दूसरे में तांबे का तार लिया गया और आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया। तो हमने क्या देखा कि जो लोहे की जो कील थी, ठीक है, और कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो उसमें हमने जब उसको डुबो के देखा तो लोहे की कील को जो हमने बाहर निकाला तो वो उसमें जंग जैसी इसमें ब्राउन कलर की एक लेयर आ गई। ये कैसे आई, वही यहाँ पे जो है कि आपके प्रेक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आयरन है, आयरन के ऊपर जो कवरिंग आ गई है किसकी, लोहे की कील पे जो है कॉपर की कवरिंग, कॉपर ही तो ब्राउन कलर दे करके आ जाता है ना। तो यहाँ पे तो वो यानी कि कॉपर का जो सोल्यूशन था उसको हटा करके जो लोहा है वो उसमें नीचे ये जो अभिक्रियाशीलता है ना इसका क्रम और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम नीचे ये डिस्कस करेंगे जब इनकी सारणी देखेंगे। ठीक है, तो यही ये जो नीचे दी गई यही ये सक्रियता की श्रेणी में हमें देखना है कि सक्रियता की श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है, अवरोही क्रम में, यानी कि अधिक अभिक्रियाशीलता से कम अभिक्रियाशीलता की तरफ। तो विस्थापन के प्रयोगों के बाद जो ये 3 यहाँ पे जो 1.9 में, 3.12 में और 3.2 में ये सारणी में दिया गया ना, यहाँ पे 1.9 से और 3.12 में जो किया गया था विस्थापन का प्रयोग, तो उनको विकसित किया गया है जो सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे देखिए धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं यहाँ पे दी गई हैं। देखिए ये जो धातुएं हैं यहाँ से चेक किया जाता है, हाइड्रोजन से चेक किया जाता है। हाइड्रोजन से जो नीचे वाली जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, ये जो है ऊपर वाली जितनी भी धातुएं, ऊपर वाली ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, इनके द्वारा ये सब विस्थापित कर दी जाती हैं। यानी कि जो वो लोहे की कील जो थी, लोहे की कील जो कि जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाली गई थी, कॉपर सल्फेट का जो लवण का विलयन था, लोहे की जो है धातु थी। ठीक है, तो लोहे की धातु ने कॉपर को हटा करके, यानी जो सोल्यूशन में जो कॉपर है वो वहाँ से हट करके किस में लग गया, लोहे की कील में लग गया, और लोहे की कील का जो लोहा था वो कॉपर जो है जो कॉपर सल्फेट था उसके साथ मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यानी कि कॉपर हो, पारा हो और सिल्वर हो या गोल्ड हो, ये सब जो है कम क्रियाशीलता वाली, जो है कम अभिक्रियाशीलता वाली होती हैं। ठीक है, और ये जो है ये विस्थापित कर दी जाएंगी इनके द्वारा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है अधिक अभिक्रियाशील, तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो पोटेशियम होती है। ठीक है, और ये घटता हुआ उनका जो है ये अभिक्रियाशीलता का क्रम दिया गया है। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होगी, गोल्ड होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो जो ऊपर जो टर्म यूज़ किया गया था वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो लोहे की कील दी गई थी उसमें ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, कि कम जो अधिक अभिक्रियाशीलता की जो धातु होती है वो कम अभिक्रियाशीलता की धातुओं का जो लवण है उसमें से कम अभिक्रियाशील वाली जो धातु है उसको विस्थापित करके अब उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। तो दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो और अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हमने इसको भी 2 पोर्शन में कर रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग इतने यहीं तक ही पढ़ेंगे और आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।